चलिए इकोनॉमिक्स कौन से क्वेश्चन से शुरू है? क्वेश्चन नंबर 31। देखिए 31 क्वेश्चन क्या है? निम्न कथनों को ध्यान से पढ़ें। किसी अर्थव्यवस्था में अवैधानिक तरीके से जमा संपत्ति अथवा धन को समानांतर अर्थव्यवस्था के नाम से जाना जाता है। सही है ना? इसी को ब्लैक मनी भी कहा जाता है। दूसरा हो गया टाइगर अर्थव्यवस्था। उस अर्थव्यवस्था को कहा जाता है जिन्होंने तेज वृद्धि के साथ अपने लोगों के रहन सहन को भी सुधारा है। सही है? जैसे ताइवान हो गया, है ना, इनको टाइगर अर्थव्यवस्था में रखा जाता है। इनको कहा जाता है टाइगर इकोनॉमी। मतलब टाइगर इकोनॉमी में वैसे देशों को रखा जाता है जहाँ पे जीडीपी में वृद्धि तो हुई है, साथ ही साथ वहाँ के लोगों की रहन सहन में भी वृद्धि हुई है। मतलब वहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ साथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी देखने को मिला है। भारत जैसे देश में अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ है, जीडीपी में वृद्धि हुई है, लेकिन उस अनुपात में इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो होता था वो नहीं हुआ है ना। इसीलिए यहाँ पे बहुत सारे लोग अभी भी गरीब हैं और जो अमीर और गरीब के बीच की जो खाई है वो अभी भी बनी हुई है। 32 नंबर क्वेश्चन देखिए। आर्थिक विकास आर्थिक समृद्धि के बिना संभव नहीं है। ठीक है? क्या आर्थिक विकास संभव है आर्थिक समृद्धि के बिना? आर्थिक समृद्धि का क्या मतलब हुआ? इकोनॉमिक ग्रोथ। और आर्थिक विकास का क्या मतलब हुआ? इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जब इकोनॉमिक ग्रोथ होगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ ही इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कन्वर्ट हो सकता है, लेकिन उसके लिए गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं वो भी सही डायरेक्शन में होनी चाहिए। मतलब जो धन का अर्जन हुआ उनका हर एक व्यक्ति के बीच क्या होना चाहिए? पर्याप्त डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। साथ ही साथ स्वास्थ्य सुविधाओं में विकास होना चाहिए, शिक्षा में विकास होना चाहिए, पर कैपिटा इनकम बढ़ना चाहिए। तभी हम कहेंगे कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है? आर्थिक समृद्धि के साथ साथ संसाधनों का एक समान वितरण तथा जीवन की गुणवत्ता में सुधार आर्थिक विकास को जन्म देता है। ठीक है? चलिए अब फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 33। राष्ट्रीय कृषि बाजार स्कीम को क्रियान्वित करने का क्या लाभ है? क्या वो? अच्छा हाँ, ठीक है। ई नाम क्या है? नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट। क्या है बताइए? है ना। ई नाम क्या है? तो ये एक एग्रीकल्चरल मार्केट है। जैसे हमारे देश में बहुत सारे क्या हैं? एपीएमसी हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट मार्केट कमिटीज़ हैं। तो फिर हर एक राज्य में बहुत सारे अलग अलग क्षेत्रों में उत्पादन अलग अलग होता है। तो बहुत सारे राज्य में अलग अलग पहले क्या होते थे? एपीएमसी होते थे। वहाँ पे कौन जाते थे? किसान अपना अनाज लेके जाते थे। मान लीजिए कहीं पे दाल का ज़्यादा उत्पादन हो रहा है तो वहाँ पे किसान अपना अनाज लेके जाएगा, दाल लेके जाएगा, और वहाँ पे खरीदने वाले आते थे और उसके बाद जो किसान होता है उनको बेचते थे। तो पहले क्या होता था कि एपीएमसी में जब किसान बेचते थे तो ना खरीदने वाला को ज़्यादा फायदा होता था, ना किसान जो बेचने वाला है उसको ज़्यादा फायदा होता था। जो बीच में एपीएमसी के कर्मचारी होते थे वो सारा पैसा खा जाते थे। अब क्या किया गया है? ई नाम के थ्रू सारे एपीएमसी को एक कर दिया गया है। अब जो किसान होते हैं वो डायरेक्ट ऑनलाइन जा करके अपना जो भी अनाज होता है वो बेच सकते हैं, है ना। और एक स्टेट के सारे एपीएमसी को एक जगह ला करके खड़ा कर दिया गया है। उनके लिए अलग अलग रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं होती। एक ही रजिस्ट्रेशन के द्वारा आप किसी भी स्टेट के किसी भी एपीएमसी से खरीदारी कर सकते हैं और किसान कहीं भी जा करके अपना अनाज ऑनलाइन बेच सकता है। ठीक है? तो ये लागू कब किया गया था? ई नाम 2016 में लागू किया गया था। इनाम के द्वारा सारे कृषि उपज विपणन समितियों को एकीकृत कर राष्ट्रीय बाजार का सृजन किया गया है। सही है? 2016 में की गई यह कृषि वस्तुओं के लिए सर्व भारतीय इलेक्ट्रॉनिक व्यापार पोर्टल है। ठीक है? इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलिए, भारत सरकार के द्वारा चलाया जा रहा मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? ये तो सबको पता होगा। मिशन इंद्रधनुष है ना, वैक्सीनेशन। उसका देखिए क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। जनता के पास मुद्रा, बैंकों के पास जमा मुद्रा, बैंकों के पास समय जमा, इनमें से किन किन को M3 में रखा जाता है? M3 का मतलब क्या हुआ? M3 का मतलब क्या हुआ? M3 का मतलब हो गया आपका ब्रॉड मनी। ब्रॉड मनी होता है ना M3।
तो ये क्या होता है कि M1, M2, M3 और M4 होता है। जो M1 और M2 होता है उसमें जो मनी की लिक्विडिटी होती है वो ज़्यादा होती है, इसीलिए देश में जितनी मुद्रा है उसके निर्धारण के लिए M1 और M2 का उपयोग नहीं किया जाता, बल्कि M3 और M4 का उपयोग किया जाता है। M3 में कौन कौन आता है? तो M3 इज इक्वल टू होता है M1 प्लस टाइम डिपॉजिट्स ऑफ बैंक्स। M1 में अगर हम टाइम डिपॉजिट्स ऑफ बैंक्स है उसको अगर हम जोड़ दें तो हमको प्राप्त हो जाता है M3। देश में कितनी मुद्रा है उसके निर्धारण के लिए किसका उपयोग किया जाता है? M3 का उपयोग किया जाता है। अब फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 36, आरबीआई से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। आरबीआई का निर्माण भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत हुआ, ठीक है। कब हुआ था? सही है। इसका नेशनलाइजेशन कब किया गया? हाँ, ये हर एक अपने आप में क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आरबीआई का निर्माण कब हुआ, इसका नेशनलाइजेशन क्या हुआ, ठीक है। और फिर तीसरा ऑप्शन देखिए, इसका संचालन एक 20 सदस्यीय समिति के द्वारा किया जाता है। क्या ये सही है? 20 सदस्यीय समिति में कौन कौन शामिल होते हैं बताइए? गवर्नर होगा, उसके बाद फिर 4 डिप्टी गवर्नर्स होते हैं। अभी 20 हैं। हाँ, एक तो हो गया गवर्नर, चार उसमें हो गए डिप्टी गवर्नर, और उसके बाद फिर फाइनेंस मिनिस्ट्री का एक उसमें मेंबर होता है जो गवर्नमेंट के द्वारा एम्प्लॉय किया जाता है। 10 जो हो गए रीजनल बोर्ड्स, उसके गवर्नर होते हैं। तो टोटल इसमें कितना होता है? 20। उसका देखिए 37, इनमें से कौन सा एक कर प्रत्यक्ष कर है बताइए? कौन सा प्रत्यक्ष कर होगा? प्रत्यक्ष कर का मतलब क्या हुआ? जिस पे लगाया गया उसी को देना होगा, है ना? कौन सा होगा बताइए? सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स क्या होता है? प्रत्यक्ष कर होता है। जैसे कि मान लीजिए सिक्योरिटीज की जो खरीद बिक्री होती है शेयर मार्केट के थ्रू, उसमें जो कर देना पड़ता है उसे हम कहेंगे सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स। इसमें जो सिक्योरिटी खरीदेगा उसी को देना होगा, इसीलिए किस तरह का टैक्स है? डायरेक्ट टैक्स। जैसे वैट है, जीएसटी है, ये सब क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स है। जैसे कि किसी वस्तु के उत्पादन पे एक्साइज ड्यूटी लगता है। अब एक्साइज ड्यूटी लगा किस पे? जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हुआ, और दे कौन रहा है? जो खरीद रहा है। मतलब लगा किसी और पे, दे कोई और रहा है। तो ये किस तरह का कर हो गया? इनडायरेक्ट। और जो जिस पे लगता है उसी को देना होता है, वो होता है डायरेक्ट टैक्स। जैसे सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स हो गया। उसके बाद फिर और क्या हुआ? कमोडिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स। कमोडिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स भी डायरेक्ट टैक्स हो गया। कैपिटल गेन टैक्स, ये भी डायरेक्ट टैक्स है। मान लीजिए आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं, समय के साथ अगर उसका वैल्यू में परिवर्तन होता है, उसका वैल्यू इंक्रीज होता है, तो उसके साथ आपको जो टैक्स देना पड़ता है कैपिटल गेन टैक्स, ठीक है। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 38, प्राथमिक घाटा सरकारी व्यय को एक पारदर्शी स्वरूप प्रदान करता है। प्राथमिक घाटा होता क्या है? जब राजस्व कम हो गया, जैसे कि फिस्कल डेफिसिट आप निकालते हैं। फिस्कल डेफिसिट में से जो भी आप मान लीजिए पहले लोन लिए हैं, तो आप ऋण की तो आप उसके बदले क्या तो आप उसके बदले ब्याज की अदायगी कीजिएगा, ठीक है। तो आप जो भी फिस्कल डेफिसिट है उसमें से अगर जो भी आपको ब्याज की अदायगी करनी है, जो ऋण लिए थे उसके बदले, उसको अगर आप घटा देते हैं तो हम लोग को प्राप्त होता है प्राइमरी डेफिसिट। इसी को कहा जाता है प्राथमिक घाटा, ठीक है। तो इससे हमें जानकारी मिलती है कि किसी वित्तीय वर्ष में सरकार का कुल आय में ऋण का क्या योगदान है, इसकी जानकारी मिलेगी। क्योंकि आप जितना ज़्यादा ऋण लेंगे आपको उतना ज़्यादा ब्याज देना पड़ेगा। इससे हमको ये पता चलता है कि सरकार की जो आय है उसमें से कितना आय हम ऋण से प्राप्त कर रहे हैं और कितना हमारा जो रेवेन्यू रेसिपिट है, ठीक है। ऋण से प्राप्त होने वाली आय जितनी कम होगी, ब्याज उतना ही कम होगा, और फिस्कल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट के बीच में अंतर उतना ही कम होगा, और अंतर जितना कम होगा वो उतना अच्छा माना जाएगा, क्योंकि हमको ऋण से आय कम प्राप्त हो रही है, ठीक है। चलिए 39, निम्न कथनों को ध्यान से पढ़ें। भारत सरकार के द्वारा थोक मुद्रा सूचकांक पर मापी गई मुद्रास्फीति को ही आधार माना जाता है। सर ये तो गलत। कौन सा? वही इसमें ऑप्शन गलत है।
प्राथमिक घाटा सरकारी व्यय को एक पारदर्शी स्वरूप प्रदान करता है। इससे हमें जानकारी मिलती है कि किसी वित्तीय वर्ष में सरकार की कुल आय में ऋण का क्या योगदान है। हाँ, ये तो पता चलेगा, दोनों सही है। क्या हुआ? ठीक है, चलिए। भारत सरकार के द्वारा थोक मूल्य सूचकांक पर मापी गई मुद्रास्फीति को ही आधार माना जाता है। आरबीआई के द्वारा सीपीआई को माना जाता है, भारत सरकार के द्वारा होलसेल प्राइस इंडेक्स को माना जाता है। ठीक है, आरबीआई किसको मानती है? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। और जो भारत सरकार मानती है वो किसको मानती है? होलसेल प्राइस इंडेक्स को मुद्रास्फीति का आधार मानती है। ठीक है। थोक मूल्य सूचकांक के आकलन हेतु वस्तुओं एवं सेवाओं दोनों की कीमतों को आधार माना जाता है। देखिए, दूसरा वाला स्टेटमेंट सही है, तो फिर किसको आधार माना जाता है? सिर्फ वस्तु को आधार माना जाता है। और इसमें कितने वस्तु शामिल किए जाते हैं? अभी जो शामिल किए जाते हैं करीब 697 वस्तु शामिल किए जाते हैं। उनको 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। ठीक है। और उसमें जो सबसे ज्यादा मेजोरिटी दी जाती है, सबसे ज्यादा वैल्यू दी जाती है, वो किसको दिया जाता है? विनिर्मित वस्तुओं को, मतलब मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। मैन्युफैक्चर्ड गुड्स को करीब 60% से ज्यादा वैल्यू उन्हीं को दिया जाता है। यानी होलसेल प्राइस इंडेक्स का जो निर्धारण होगा मुख्य रूप से मैन्युफैक्चर्ड गुड्स के आधार पे होगा। इसके अलावा एनर्जी होता है, प्राइमरी आर्टिकल्स होता है, लेकिन उन सबको ज्यादा वैल्यू नहीं दिया जाता। सबसे ज्यादा किसको दिया जाता है? मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। देखिए नेक्स्ट, भारत में करीब 40% एफआईआई का क्या मतलब हुआ यहाँ पे? फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। मतलब बाहर से शेयर, बॉन्ड या डिवेंचर के थ्रू जो भी इन्वेस्टमेंट हो रहा है उनको हम एफआईआई में शामिल करेंगे। भारत में 40% से ज़्यादा एफआईआई पी नोट्स के माध्यम से होता है। पी नोट्स क्या होते हैं? पार्टिसिपेटरी नोट्स। ठीक है। मान लीजिए कि कोई फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, वो भारत में इन्वेस्ट करना चाहता है, तो मान लीजिए वो भारत में इन्वेस्ट करना चाहता है, तो उसको क्या, सबसे पहले उसको शेयर मार्केट में रजिस्टर होना पड़ेगा, तभी वो यहाँ पे शेयर, बॉन्ड, डिवेंचर किसी भी फील्ड में इन्वेस्ट कर सकता है ना। तो कोई भी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर अगर इन्वेस्ट करेगा भारत में, तो यही तरीका होता है कि यहाँ के वो कि जो यहाँ का शेयर मार्केट है यहाँ भी वो रजिस्टर होना चाहिए। और वो जहाँ का इन्वेस्टर है, मान लीजिए यूरोप का वो इन्वेस्टर है, अमेरिका का इन्वेस्टर है, तो वहाँ का जो शेयर मार्केट है वहाँ भी वो रजिस्टर होना चाहिए। दोनों तरफ उसका रजिस्टर्ड होना जरूरी है। तो ऐसे में कोई साधारण व्यक्ति अगर भारत में इन्वेस्ट करना चाहे तो वो इन्वेस्ट कर पाएगा? नहीं इन्वेस्ट कर पाएगा, क्योंकि उसको पहले यहाँ के शेयर मार्केट में रजिस्टर करवाना पड़ेगा, जहाँ का वो इन्वेस्टर है वहाँ के शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कराना पड़ेगा। तो इसलिए क्या होता है, जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, जिनको कहा जाता है एफआईआई, वो पार्टिसिपेटरी नोट्स इशू करते हैं और इसको बेचने का काम करते हैं। अब मान लीजिए अमेरिका का कोई भी नागरिक है, वो इनको खरीद सकता है, और वो जो और इस पार्टिसिपेटरी नोट्स के थ्रू जो भी पैसा आता है उसको वो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स मान लीजिए यहाँ के शेयर में या यहाँ के बॉन्ड में इन्वेस्ट कर देते हैं। बाद में उनको जो पैसा प्राप्त होता है उस शेयर या उस बैंड या उस बॉन्ड से, उसका कुछ हिस्सा ये जो पार्टिसिपेटरी नोट्स में इन्वेस्ट करने वाले लोग थे इनको दे दिया जाता है, और कुछ हिस्सा जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर थी वो ले लेती है। ठीक है। तो अभी के समय में अगर ये देखिएगा तो अभी के समय में ऐसा हो रहा है कि जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ की कोई कंपनी है, मान लीजिए बाहर की कोई कंपनी है, वो पार्टिसिपेटरी नोट्स इशू की, तो अभी लोग क्या करते हैं कि जैसे यहाँ पे कोई ब्लैक मनी किसी ने बहुत ज़्यादा कमाया और उसको हवाला के जरिए वो क्या करते हैं, बाहर भेज देते हैं। मान लीजिए हवाला के जरिए उसको वो स्विट्जरलैंड भेज दिए। अब फिर क्या होता है कि वहाँ पे वो किसी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के साथ संबंध स्थापित करके फिर उसी पैसे से यहाँ पे वो शेयर खरीद लेते हैं। इसके कारण क्या होता है, राउंड ट्रिपिंग हो जाती है मनी की। यहाँ का जो मनी, ब्लैक मनी था, वो पहले स्विट्जरलैंड गया और फिर स्विट्जरलैंड से वापस भारत आ गया, क्योंकि यहाँ के ही शेयर में उसको इन्वेस्ट कर दिया गया। ठीक है। तो पार्टिसिपेटरी नोट समझ गए? चलिए, है ना। तो अभी जो हो रहा है, जो 40% जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट होती है अभी भारत में, वो इसी पार्टिसिपेटरी नोट्स के जरिए होती है। ठीक है। पी नोट्स पंजीकृत एफडीआई भी जारी कर सकते हैं, पंजीकृत एफडीआई भी जारी कर सकते हैं। सही है। पी नोट्स के दस्तावेज में जिनके माध्यम से कुछ व्यक्तियों या
या संस्थाओं को जो बाहरी शेयर बाजार में पंजीकृत नहीं है, निवेश का मौका मिल जाता है। ठीक है, पंजीकरण होना उनका जरूरी है। यहाँ पे FDI नहीं होगा, FII होगा। ठीक है, उसको सुधार लीजिएगा, वो गलती से D लिख दिया है। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन है? अब फिर आ जाइए इस पे, साइंस पे। विटिकल्चर, अंगूर की खेती, सिल्क की खेती, सेरीकल्चर, केंचुआ, वर्मी कल्चर। ठीक है, अंगूर की खेती और संतरा की खेती कहाँ पे होती है सबसे ज्यादा पूरे विश्व में अगर पूछा जाए तो? हाँ, भूमध्य सागरीय प्रदेश के आसपास वाले जो क्षेत्र हैं वहाँ पे सबसे ज़्यादा, इसीलिए वहाँ पे इन चीज़ों से वाइन्स बनाया जाता है। जैसे अंगूर से वाइन्स सबसे ज़्यादा बनता है फ्रांस में, टर्की वाले क्षेत्र में बनेगा, यूरोप के क्षेत्र में। ठीक है, अब फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 2, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? हुगो डी वेरीज। ठीक है, और उसके बाद है आपका देखिए जंपिंग जीन्स, ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है। जंपिंग जीन्स से संबंधित सिद्धांत किसने दिया था? बारबरा मैक्लिंटॉक, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, उसका तीसरा देखिएगा ओपेरॉन अवधारणा, ये किसने दिया? जैकोब एंड मोनोड। और उसके बाद है आपका वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस, ये किसने दिया था? बीडल एंड टॉटम। वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस क्या कहता है बीडल एंड टॉटम? कि जैसे कि मान लीजिए कि एक डीएनए है, एक डीएनए का ये एक पोर्शन है जिसके द्वारा इसको हम कहेंगे एक जीन। ठीक है, इसके द्वारा एक एमआरएनए बनेगा और इस एमआरएनए के द्वारा एक प्रोटीन बनेगा जो कि एक एंजाइम भी हो सकता है, और ये हमारे शरीर की किसी एक एक्टिविटी की या फिर किसी एक कैरेक्टर को रेगुलेट करेगा। ये हाइपोथेसिस दिया था बीडल एंड टॉटम ने, इसी को कहा जाता है वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस। ठीक है, अब फिर दूसरा देखिए ओपेरॉन अवधारणा क्या है? ओपेरॉन मॉडल, जैकोब एंड मॉडल। ओपेरॉन मॉडल ये कहता है कि मान लीजिए कोई भी जीन है, कोई भी जीन है, तो कभी ऐसा हो सकता है कि उस जीन के द्वारा जो भी एंजाइम बन रहा है या जो भी प्रोडक्ट या फिर जो भी प्रोटीन बन रहा है, कभी उसकी जरूरत हो, कभी उसकी जरूरत नहीं हो। तब ये एंजाइम या प्रोटीन कब बनना चाहिए? जब इसकी जरूरत हो तभी बनना चाहिए, जब इसकी जरूरत नहीं हो तो नहीं बनना चाहिए। इसीलिए जैकोब एंड मोनोड ने अपने ओपेरॉन मॉडल में कहा कि मान लीजिए ये एक जीन है जिसके द्वारा एक प्रोटीन का निर्माण हो रहा है, तो इसके पहले इसका एक अपना ओपेरॉन होता है जो कि इस चीज को रेगुलेट करता है कि इसका कब निर्माण होना चाहिए और इस प्रोटीन या एंजाइम का कब निर्माण नहीं होना चाहिए। और ये कंट्रोल होते हैं एक स्ट्रक्चरल जीन के द्वारा, इनको कहा जाता है, यहां पे इसका हो गया ओपेरॉन। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए कोई स्पेसिफिक, मान लीजिए कि यहाँ पे लैक्टोज की आप लोग को जरूरत है अभी शरीर में, अभी शरीर में मान लीजिए कि आपके शरीर में ढेर सारा लैक्टोज है और लैक्टोज के उपापचय की आपको जरूरत है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि इस वाले एंजाइम का निर्माण होगा और इस वाले एंजाइम के द्वारा मान लीजिए लैक्टोज का मेटाबॉलिज्म हो रहा है। लेकिन जब अगर लैक्टोज का मान लीजिए आपके शरीर में नहीं है, तो यहाँ पे स्ट्रक्चरल जीन के द्वारा एक इनहिबिटर प्रोटीन आकर के यहाँ से बाइंड कर जाएगा, जो कि आगे फिर इस एंजाइम का निर्माण होने ही नहीं देगा। तो ये था आपका ओपेरॉन मॉडल। ओपेरॉन मॉडल से ज्यादा भी क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, बस ओपेरॉन मॉडल किसने दिया था इतना ही क्वेश्चन पूछा गया है। जंपिंग जीन वाला भी क्वेश्चन पूछा गया है। अब फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 3, उत्परिवर्तन एक नई जाति की उत्पत्ति हेतु सबसे महत्वपूर्ण कारक है। यहां पे लोगों को कंफ्यूजन होता है, उत्परिवर्तन होगा या फिर प्राकृतिक वरण होगा। किसी भी नई जाति या नई प्रजाति की उत्पत्ति के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है, उत्परिवर्तन या प्राकृतिक वरण? सोचकर बताइए क्या होगा, उत्परिवर्तन होगा या फिर प्राकृतिक वरण होगा? उत्परिवर्तन मतलब म्यूटेशन और प्राकृतिक वरण मतलब नेचुरल सिलेक्शन। कौन सा होगा? बहुत बार इससे क्वेश्चन पूछा भी है कंफ्यूज करने के लिए, जिसमें ऑप्शन में दोनों था, उत्परिवर्तन भी था और प्राकृतिक वरण भी था।
उत्परिवर्तन सर। हाँ, उत्परिवर्तन सबसे महत्वपूर्ण कारक होगा, क्योंकि उत्परिवर्तन होगा उसके बाद ही नेचुरल सिलेक्शन होगा, है ना। जैसे कि प्रकृति क्या होता है कि वैसे गुणों का चयन करती है जो किसी भी जीव को किसी भी चेंज इन्वायरमेंटल कंडीशन में सरवाइव करने के लिए सुटेबल बनाते हैं, लेकिन पहले वो गुण आएंगे तब ना उनका चयन होगा प्रकृति के द्वारा, है ना। तो उत्परिवर्तन एक नई जाति की उत्पत्ति हेतु सबसे महत्वपूर्ण कारक है, ये सही है। उसके बाद है उत्परिवर्तन के कारण ही विभिन्नताएं बढ़ती है, नए गुणों का विकास होता है, प्राकृतिक वर्ण के द्वारा केवल उनका चयन होता है। मान लीजिए कि अगर वो इन्वायरमेंटल के लिए उस वाले प्रकृति के लिए सुटेबल है तो उनका चयन होगा, लेकिन गुण ऐसे भी हो सकते हैं जो सुटेबल नहीं हो तो उनका चयन नहीं होगा, और ऐसे गुण धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे, और जो गुण सुटेबल हैं उनका चयन होगा प्रकृति के द्वारा। ठीक है। अब फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 4, जीवाणुओं की लंबाई 0.5 से 5 माइक्रोन तक होती है, सही है। 0.5 से 5 माइक्रोन तक होती है, इसीलिए जीवाणुओं को देखने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं,